अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इससे पहले जितनी भी वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए वो थी चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, और उम्मीद है आपको उन सब की समझ आ गई होगी। अगर आपको उन सब की समझ आई है तो आप इस चैप्टर नंबर 2 को ज़रूर देखें। और अगर आपने चैप्टर नंबर 2 समझना है, इसी एक्सरसाइज 2.1 समझनी है जो कि आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आ जाए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको इस चैनल की समझ आ रही है तो उन्हें भी रेकमेंड करें। बाकी अगर कोई 10th क्लास का स्टूडेंट है, उसने मैथ पढ़नी है, तो मैं इस अपने चैनल पर 10th क्लास की मैथ भी समझा रहा हूँ, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से इजीली समझ सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। ये है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 2। इसमें सबसे पहले मैं आपको ना ये बताऊंगा रियल नंबर क्या है, ना कम्प्लेक्स नंबर, इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे जिस क्वेश्चन में जो जो टर्म यूज होगी वो मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताता रहूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हमने देखना है कि कौन से नंबर्स रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो टर्म यूज हो रही है। एक हो रही है रैशनल, इसे मैं यहां पे लिख लेता हूं, और दूसरी टर्म यूज हो रही है इरेशनल। मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहले रैशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। कैसे? p डिवाइडेड बाई q, इस फॉर्म में हम जो भी नंबर्स लिख सकते हैं वो हमारे नंबर्स होते हैं रैशनल। अब p बाई क्यू क्या है? p कोई भी वैल्यू हो सकती है, q कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन इस p बाई क्यू फॉर्म में लिखने की एक कंडीशन है, एक जो इसकी शर्त है वो है कि q की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। क्यों? अगर q की वैल्यू जीरो होगी तो एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो, जीरो जिसको भी डिवाइड करे वो उस सब को इन्फिनिटी कर देता है। ठीक है, इसलिए इसकी जस्ट एक कंडीशन है कि क्यू जीरो ना हो, और बाकी जो है इसका p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकें। जैसे एक है फॉर एग्जांपल 3/4, ये हमने 3/4 लिख लिया और क्यू जीरो भी नहीं है, तो मतलब ये हमारा रेशनल है। एक और लिखते हैं 2/5, ये भी हमारा रेशनल है। आगे एक टर्म है 2.5, अब ये भी है तो रेशनल। हम इसे कैसे देखेंगे कि हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? इसे हम लिख सकते हैं। क्यों? कोई भी जब हम पॉइंट को सॉल्व करते हैं, हम इसके ओवर यानी बट्टा लगा के, बटे की ये जो लाइन है ये लाइन लगा के, जहां पे 1 पड़ा होता है, अब इसमें 2.5 में यहाँ पे 1 पड़ा है, इस पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे और इस पॉइंट को खत्म कर देंगे। अब इस पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी हम जीरो लगाते जाएंगे। अब इस पॉइंट के बाद a की वैल्यू थी तो हम a की वैल्यू लगा दी हमने, तो ये बन गया 25/10। मतलब हम इसे भी रैशनल कह सकते हैं क्योंकि हमने इसे भी जो बाई है p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया है। अगर ये हो गया हमारा रेशनल, अब हम देखेंगे इरेशनल। अगर कोई भी वैल्यू जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होती है इरेशनल। जैसे लेट्स सपोज इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेट्स सपोज इसके एक एग्जांपल लेते हैं, √2। √2 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये जो है ही √2, हम इसे p बाई क्यू की फॉर्म में तो नहीं लिख सकते। अब एक कांस्टेंट देख लेते हैं, पाई। पाई का हमें पता है, पाई की वैल्यू वैसे तो 22/7 होती है, लेकिन जब यहाँ पे जस्ट पाई लिखा होगा तो हम इस पाई को, ये p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है ना, तो ये होगा हमारा इरेशनल। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि रेशनल कैसे फाइंड करते हैं और इरेशनल कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से नंबर रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं।
इसमें जो फर्स्ट हमें नंबर गिवन है वो है √3। अब हम देखेंगे क्या √3 रेशनल है या इरेशनल। रेशनल की एक ही होती है कंडीशन कि वो लिखा हुआ हो P बाई Q इस फॉर्म में लिखा हो, यानी ऊपर भी कोई नंबर हो नीचे भी कोई नंबर हो लेकिन हो इसी फॉर्म में। तो ये इस फॉर्म में तो नहीं है, मतलब ये हमारा रेशनल तो नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो फिर ये क्या होगा, इरेशनल। तो हम लिख देंगे √3 इज इरेशनल। ये हमारा इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है। इसके अलावा एक और लिखा हुआ है, इसका जो पार्ट है फोर्थ पार्ट में है 15/2। अब हमने बताना है कि 15/2 रेशनल है या इरेशनल है। अब ये किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, ऊपर भी कोई वैल्यू है, फिर दरमियान में बट्टा है या लाइन है और उसके नीचे फिर एक और वैल्यू है। तो ये P/Q की फॉर्म में है तो हम लिख लेंगे 15/2 इज रेशनल। जस्ट हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 में यही बताना है कि क्या वो रेशनल है या वो इरेशनल है। तो इस तरीके से बाकी इसके जो भी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद देख लेंगे। हमने जस्ट बताना है अगर P/Q की फॉर्म में लिखा होगा तो वो रेशनल होगा, अगर P/Q की फॉर्म में नहीं होगा तो वो इरेशनल होगा, और अगर पॉइंट में भी लिखा होगा तब भी वो रेशनल ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फ्रैक्शंस को डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना है। अब फ्रैक्शंस क्या होती हैं और डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन को उर्दू में हम बोलते हैं कसर। क्या बोलते हैं, कसर। अब ये कसर क्या होती है, कोई भी हमारे पास वैल्यू हो वो P/Q की फॉर्म में लिखी हो उसे हम कसर बोलते हैं। जैसे 25/7, 22/2, 23/9, मतलब कोई भी वैल्यू हो इस फॉर्म में लिखी होगी उसे हम कसर बोलेंगे या फ्रैक्शन बोलेंगे। अब ये होती है फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है, कोई भी हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट में लिखी हो। 7.29 ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है, 8.45 ये डेसिमल फ्रैक्शन है, 3.10 ये डेसिमल फ्रैक्शन है। मतलब जो भी पॉइंट में लिखी होगी वो डेसिमल फ्रैक्शन होगी, और जो P/Q की फॉर्म में लिखी होगी वो हमारी फ्रैक्शन होगी। तो अब हमें इस फॉर्म में गिवन है, इसको हमने ये वाली फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, जस्ट हम उसे डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसे हमने करना है। इसका जस्ट एक ही पार्ट मैं करूंगा, बाकी पार्ट आप लोग खुद करेंगे क्योंकि बहुत इजी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 17/25। हमने इसे, अब ये किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन में। हमने इसे क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शन में, मतलब पॉइंट में इसे लिखना है। पॉइंट में कैसे लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 17, सिंपल डिवीजन 25। अब 25 वाला टेबल 17 पे तो जाता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट, जब हम पॉइंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ एक जीरो को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 170। अब 25 वाला टेबल 170 पे अगर हम 6 टाइम ले जाएं तो ये बनता है 150। बाकी क्या बच गया, 20 पे नहीं जाता है, पॉइंट हमने लिया है, ये हो जाएगा 200। 25 वाला टेबल 200 पे जाता है 8 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.68। इसकी जो डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म होगी वो होगी 0.68। इस तरीके से जस्ट सिंपल जो इसकी डिवीजन है वो करेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये है इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनमें आपने जस्ट यही करना है कि उनको क्या कहते हैं, हम डिवाइड कर लेना है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है? क्वेश्चन नंबर थ्री में हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है 2/3 इज एन इरेशनल। अब 2/3 इरेशनल कौन से होते हैं? इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन ये क्या चीज है? ये लिखा हुआ है कि एक हमारे पास वैल्यू है 2/3 यानी p/q की फॉर्म में लिखी हुई है और इसका कहा गया है कि ये इरेशनल है। हमें पता है कि इरेशनल वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम क्या कर देंगे? ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पाई इज एन इरेशनल। पाई इज एन इरेशनल, ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड, पाई इरेशनल। इरेशनल का क्या मतलब होता है? जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पाई को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। अब इसके जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट में उन्होंने एक टर्म यूज की हुई है, टर्म है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होती है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है, मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म है जैसे है 2/3, अगर हम इसे डिवाइड करें और हमारे पास एक आंसर आ जाए, फाइनाइट आंसर हो, महदूद आंसर हो, ला महदूद यानी इनफाइनाइट ना हो, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 2/3 को लेट्स सपोज हम सॉल्व करें, 2√3। अब 3 है, 2 पे तो जा नहीं सकता, पॉइंट ये हो गया 20, 3 6 18, फिर क्या बच गया 2, फिर जो पॉइंट लगाया उसकी एक 0, फिर 3 6 18। मतलब इसे हम जहां तक भी सॉल्व करते जाएं, ये 2 इसका रिमाइंडर होगा और 0 जो हम उतारेंगे इसके साथ ये 20, ये हर बार इसी तरह 20 होता जाएगा और हम 6 इसका मतलब 0.6666 अप टू सो ऑन ये चलती जाएगी। मतलब ला महदूद है, इनफाइनाइट है। तो ये जो इनफाइनाइट होती है इसे हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग की क्या एग्जांपल होगी? टर्मिनेटिंग की एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये 4 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 ये हो गया 5, 4 5 से लेस है, पॉइंट ये हो जाएगा 45, 8 40, यहीं पे ख़त्म। इसका आंसर आ गया 0.8। अगर ये पूरा डिवाइड कर दे तो ये होगी हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब 4/5 हमारी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, और अगर ये जो थी 2/3 इसने मुकम्मल डिवाइड नहीं किया, कुछ ना कुछ बाकी रह गया, बाकी बचता गया, तो हमने इसे आगे डॉट लगा दिया कि ये इनफाइनाइट है। ये होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और ये है हमारी टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से आप फ्रैक्शन जो है उसके बारे में, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे कि वो ट्रू है, फॉल्स है, या जो भी है। तो अब हम देखेंगे कि 1/9 ये है, 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हम चेक करेंगे कि क्या 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं। इसका ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट ये है 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स। अब टर्मिनेटिंग वो होती है जो किसी न किसी पॉइंट पे कंप्लीट डिवाइड कर देती है। अब हम देखते हैं क्या ये कंप्लीट डिवाइड करती है या नहीं। 1 को ब्रैकेट में 9 बार, 1 9 से छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा 10, 9 1 9, फिर क्या रिमाइंडर आएगा 1, फिर यहाँ पे एक 0 जो पॉइंट वाली होगी नीचे आ जाएगी, ये फिर हो जाएगा 10, फिर 9 9, फिर 1 रिमाइंडर। इसी तरीके से हम जहां तक भी इसे सॉल्व करते जाएं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर आएगा
0.1111 अप टू सो ऑन, मतलब हम इसे कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये क्या होगी, फॉल्स, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन नहीं है। अच्छा, इसका जो लास्ट पार्ट है, पास्ट फिफ्थ, जो पार्ट फिफ्थ है, पार्ट फिफ्थ में है कि 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। अब ये रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये रिकरिंग फ्रैक्शन क्या है। अगर हम कोई भी चीज डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हमने जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में था, सॉरी क्या था, 1/9, उसमें थी 1/9। अगर हम 1/9 को सॉल्व करते हैं और हमारे पास पॉइंट के बाद कोई एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो है रिकरिंग फ्रैक्शन। दोबारा दोबारा वही चीज का आना, उसे हम बोलते हैं रिकरिंग फ्रैक्शन। जैसे 1/9 को हमने डिवाइड किया था, तो इसका जो आंसर आ रहा था वो था यहाँ पे 1, फिर 0 आ गया, यहाँ पे 1, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा था? इसका आंसर आ रहा था 0.1111 अप टू सो। क्या चीज रिपीट हो रही थी? 1 1 1 1 जो है वो हर एक के बाद एक आ रहा था, ठीक है। इसका मतलब रियकर, और रियकर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बार बार वही चीज का आना, रियकर होना, बार बार उसका अकर होना। तो अब हम 4/5 को सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 5, 0 पॉइंट ये हो जाएगा 45 8 द 40, मतलब इसमें कोई चीज रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद? इसमें तो जस्ट पॉइंट 8 पे आके रुक गया है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम लिख देंगे कि 4/5 इज नॉट रिकरिंग फ्रैक्शन, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर इसका आंसर होता 0.888, मतलब ये होता आंसर इसका 0.8888 रिपीट हो रहा होता, तो हम लिखते कि यस 4/5 इज रीअकरिंग फ्रैक्शन। अब इसका आंसर रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे कि 4/5 इज नॉट रीअकरिंग फ्रैक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमें नंबर गिवन है, हमने उनको नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन क्या होती है? ये है हमारे पास नंबर लाइन, इसमें एक पार्ट यहाँ पे होता है 0, इसकी जो लेफ्ट साइड है उस पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो प्लस की होंगी, 3 4। इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव की होंगी, ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4। राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं, सॉरी लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी नेगेटिव होंगी, और राइट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी पॉजिटिव होंगी। अब हमें नंबर गिवन होगा, हम उसका आंसर फाइंड करेंगे, उसके आंसर को यहाँ पे शो करवा देंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, और बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ईजी है। फर्स्ट पार्ट है 2/3। अब हम पहले 2/3 को सॉल्व करेंगे। कैसे होगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 है, 2 लेस देन 3 है तो पॉइंट आएगा 20 हो जाएगा। 3 6 द 18 क्या आ जाएगा 2, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका जो उतारेंगे हम 0 को, ये हो जाएगा 20, फिर 3 6 द 18। इसी तरीके से मतलब 0.66666 ये आंसर आ रहा है। अब ये 0.66 कहाँ पे लाई करेगा? अब ये देखेंगे क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पे होता है 0 पॉजिटिव की। अब ये 0 से बड़ा है, 0.66 0 से बड़ा है, और किससे छोटा है? 1 से छोटा है, मतलब ये कहीं दरमियान में यहाँ पे ये वाली लाइन होगी। अब हम देखेंगे दरमियान में कहाँ पे होगी, 0.66। अब 0 से 1 के दरमियान कितनी लाइंस होंगी? कितनी लाइंस होती हैं? 100। 0 से 1 के दरमियान 100 लाइंस होती है, तो जो लाइन होगी 66 उस पे हम इस लाइन को शो करवा देंगे।
अब हम देख लेते हैं, हम लेट करते हैं कि ये कुछ यहाँ पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन लगा देंगे लंबी सारी, और उस लाइन के ऊपर क्या लिख देंगे, 2/3। ये जी हमने 2/3 को इस नंबर लाइन पे शो करवा दिया। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं उनको आप सबसे पहले इसी तरीके से उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। आंसर के बाद जहाँ पे वो उसको हमने रिप्रेजेंट ये शो करना होगा, उसको हम वहां पे शो करवा देंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कर लेंगे, अगर आपसे नहीं होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा। इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दो नंबर गिवन है। दो नंबर है 3/4 और दूसरा नंबर है 9/5। तो हमसे पूछा गया है कि इनके दरमियान रेशनल नंबर कौन सा होगा, मतलब इनके दरमियान हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है जो किस फॉर्म में हो, P/Q फॉर्म में हो, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इसका रेशनल नंबर क्या होगा। तो सीधी सी बात है, आसान सी बात है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लेंगे एवरेज। ठीक है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, एवरेज अगर कोई भी दो नंबर है, एक है 2 एक है 4, एवरेज का क्या मतलब है, इनके दरमियान वाली चीज जो इसके दरमियान में होती है, जिसे हम मीडियन भी बोलते हैं इंग्लिश में, एवरेज भी बोलते हैं, मीडियन भी बोलते हैं, औसत उर्दू में बोल लेते हैं। इसकी औसत क्या होगी, 2/4 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह 3/4 इसकी जो एवरेज है वो क्या होगी, या इसका मीडियन क्या होगा, 3/4 प्लस 9/5 डिवाइडेड बाई 2। सिंपल। सबसे पहले ऊपर वालों को सॉल्व कर लेंगे। कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका हम ले लेते हैं इनका ऊपर जो है एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5। क्यों, क्योंकि न 4 5 को डिवाइड करता है, न 5 4 को, तो फिर इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 ये हो जाएगा 20। ऊपर क्या है, 3 है। 4 वाला टेबल 20 पे 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वाली जो सिंपल एलसीएम निकाल कर इसकी मल्टीप्लिकेशन है आपको आती होगी। अब दरमियान में क्या है, प्लस 5 वाला टेबल 20 पे 4 टाइम 4 9 36। अब 36 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 20, और सबको डिवाइड क्या कर रहे हैं, 2। अब कैसे सॉल्व होगा, अब हम इसे देखेंगे 15 प्लस 36, 15 प्लस 36 ये हो जाएगा। 15 प्लस 36 अगर हम करें तो ये होता है 51। ठीक है, 36 प्लस 15 51 डिवाइडेड बाई 20, और इन सबको क्या डिवाइड कर रहे हैं, 2। जब डिवाइड हो रहा था तो ये था 2/1। अब जब हमने इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया तो इसको हम उल्टा देंगे, ये हो जाएगा 1/2। 51 मल्टीप्लाई बाई 1 ये क्या हो गया, 51। 2 मल्टीप्लाई बाई 20 ये हो गया 40। अब हम देखेंगे कि ये किसी के साथ डिवाइड तो नहीं होता, 51/40 नहीं होता। क्यों, क्योंकि 51 पे अगर हम ले जाए 3 वाला टेबल, 51 पे तो जाता है, 40 पे नहीं जाता। कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो हमारा आंसर क्या होगा, 51/40। ये 51/40 जो हमें नंबर्स गिवन थे उन नंबर्स के दरमियान में आता है। ठीक है, और ये है भी एक रेशनल नंबर। आपने जस्ट क्या करना था, आपने दोनों का एवरेज लिया, एवरेज को हमने सॉल्व किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, एक मैं करूंगा, 2 पार्ट्स आप, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं वो आप खुद करेंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट है मैं वो कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रीअकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर्स P/Q। अब हमें डेसिमल फॉर्म में गिवन होगा, मतलब पॉइंट की फॉर्म में हमें गिवन होगा, और हमने उसे चेंज किस फॉर्म में करना है, उसे हमने चेंज रेशनल या P/Q फॉर्म में करना है। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक ये वाला नंबर गिवन है, ये है 0.5। इसकी जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद करेंगे। ये है 0.5। 0.5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब 0.5 के ऊपर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में तो ये यहाँ पे एक बार लगी, उस बार का क्या मतलब है कि ये 5
पॉइंट के बाद बार बार आ रहा है। कैसे? ये आ रहा है 0.5555 अप टू सो ऑन। ये पता नहीं कितनी बार ये 0.55 आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.5 बार या 0.5555 अप टू सो ऑन। इसे हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसकी जो ये मैंने ऊपर रेस कर दिया। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं? क्या मतलब कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? एक ही 5 है ना जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, 5 5 5 5 5। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते यानी 5 6, अगर ये रिपीट हो रहे थे, ये कैसे होते हैं 5 6 5 6 फिर 5 6 5 6 इस तरीके से। तो यहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 5। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा होगा तो हम दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? 10 से। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो हम दोनों साइड्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने नंबर रिपीट हो रहे होंगे उतने नंबर्स के हिसाब से हम उसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को। एक नंबर रिपीट होगा 10, 2 होंगे तो 10 के साथ एक 0 को हम ऐड कर लेंगे, वो हो जाएगा 100। अगर 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 100 के साथ एक और 0 को ऐड कर लेंगे, वो हो जाएगा 1000। इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका एक ही जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x। ये क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये जो पॉइंट है, पॉइंट एक इस साइड पे चला जाएगा, उस साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5.5555 अप टू सो ऑन। क्योंकि जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 2 डिजिट आगे शिफ्ट करता है। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 3 डिजिट। मतलब जितनी 1 के बाद जीरोज होंगी उतने नंबर ऑफ टाइम्स ये जो पॉइंट है आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा। अब हाँ, 1 के बाद एक ही 0 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया ना, क्योंकि 10 है, 10 में क्या है 1 के बाद एक ही 0 है, तो हम शिफ्टिंग कितनी करेंगे, जस्ट 1 डिजिट। ठीक है, अब जब हमने शिफ्टिंग की है ये वाला आंसर आ गया। अब हम इसे लिख लेते हैं 10x इज इक्वल टू 5.5555 अप टू सो ऑन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से ये जो वाली इक्वेशन नंबर 1 है इसे हम माइनस कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, हम लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्टिंग की जगह पे लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम अबव इक्वेशन। अबव इक्वेशन का क्या मतलब है, ये जो ऊपर इक्वेशन पड़ी है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, क्या होगा 10x माइनस x। इसके ये वाली साइड पे पड़ा है 5.555 अप टू सो ऑन। और जो इक्वेशन नंबर 1 उसकी राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा था 0.555 अप टू सो ऑन। 10x माइनस x ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 5.555। इसमें से जब ये 0.555 माइनस होगा मतलब ये वाली चीज माइनस हो जाएगी, तो क्या बचेगा 5। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया हमारे पास, जिसे हमने चेंज करना था रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब हमारे पास डेसिमल नंबर गिवन था, वो क्या था 0.5 बार। इसको हमने जब चेंज किया रेशनल नंबर में तो इसकी ये वाली फॉर्म आ गई। इसी तरीके से आप इसके जो बाकी क्वेश्चन है आप कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में, अगर 2.2 के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 की समझ आ गई तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी मशवरा दें इस चैनल का, उन्हें भी रेकमेंड करें
ताकि वो भी आकर यहाँ से सीख सकें। और जिसने 10th क्लास की मैथ करनी है तो 10th क्लास की मैथ भी मैंने अपने इसी चैनल पे समझाई हुई है, तो प्लेलिस्ट ओपन करें और 10th क्लास की मैथ को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा जो एमसीएस कर रहे हैं या बीएससीएस कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, 5th 6th सेमेस्टर के हैं बीएस के, या जो एमसीएस कर रहे हैं 2nd सेमेस्टर 1st सेमेस्टर के, तो वो यहाँ से मेरे चैनल से आके हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें लॉजिक गेट्स, बीसीडी, जो बाकी लेक्चर्स हैं वो सारे अपलोड किए हुए हैं। उसके अलावा जावा के ट्यूटोरियल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप जावा सीखना चाहते हैं या जावा के ट्यूटोरियल्स करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे आके इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने की हुई है ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा, तो आप वहाँ से ऊप के लेक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।